सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि हम जिंदगी के सबसे बुनियादी कोड यानी डीएनए को अपनी मर्जी से पढ़ सकें, काट सकें और यहाँ तक कि उसे दोबारा लिख भी सकें? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। आज हम उसी नाकाबिले यकीन टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसने ये सब कुछ मुमकिन बनाया, और इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो है इंसानी डीएनए का एक छोटा सा नाजुक सा हिस्सा जो एक जान बचाने वाला प्रोटीन बनाता है, और दूसरी तरफ है एक आम सा बैक्टीरियम जो लाखों की तादाद में बढ़ सकता है। सवाल ये था कि इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक को दूसरे के लिए काम करने पर मजबूर किया जाए। यही वो पुल है जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने तामीर किया है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए आइए ज़रा माजी में चलते हैं और ज़ियाबतीस के मरीजों के चैलेंज को देखते हैं। एक वक्त था जब इलाज के लिए खालिस इंसानी इंसुलिन की काफ़ी मिकदार मिलना तकरीबन नामुमकिन था, और इसकी वजह से लाखों जिंदगियां खतरे में थीं। और हैरत की बात यह है कि इस मसले का हल कहीं और नहीं बल्कि फितरत के अंदर ही छुपा हुआ था। साइंसदानों ने कुछ ऐसे ज़बरदस्त हयातियाती औजार दरियाफ्त किए जो उन्हें जीन्स के साथ समझें के छेड़छाड़ करने की इजाज़त देते थे। तो चलें देखते हैं कि इस जीनियाती टूल किट में आखिर है क्या क्या। तो इस टूल किट में सबसे पहली चीज़ है प्लाज्मिड। अब ये क्या है? इसे आप एक छोटी सी जीनियाती टैक्सी समझ लें। इसका काम बस इतना है कि ये एक जीन को एक जगह से उठाकर किसी बैक्टीरिया के अंदर बहिफाजत पहुंचा दे। ये एक परफेक्ट डिलीवरी व्हीकल है। तो होता यह है कि बैक्टीरिया के अंदर इसके अपने बड़े से क्रोमोसोम के अलावा ये एक छोटा सा गोल डीएनए भी घूम रहा होता है, बिल्कुल आज़ाद। इसी को प्लाज्मिड कहते हैं, और यही वो चीज़ है जो हमारे सारे काम की है। अच्छा जी, हमारा अगला औजार है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसे आप मॉलिक्यूलर कैंची कह सकते हैं, लेकिन ये कोई आम कैंची नहीं है, ये बहुत ही समझदार है। ये डीएनए को कहीं से भी नहीं काटती, बल्कि एक बहुत ही खास कोड को पहचानती है और कट ठीक उसी जगह से काट लगाती है। ये जो प्रिसिजन है ना, यही इसकी खासियत है। और टूल किट में आखिरी चीज़ है डीएनए लाइगेज। बहुत आसान। अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारी कैंची थी, तो डीएनए लाइगेज हमारी मॉलिक्यूलर गोंद। इसका काम कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को वापस जोड़ना है, बिल्कुल मजबूती से। तो ठीक है, अब हमारे पास कैंची भी है, गोंद भी है, और एक डिलीवरी गाड़ी यानी प्लाज्मिड भी तैयार है। अब वक्त आ गया है कि इन सब औजारों को इस्तेमाल किया जाए और एक बिल्कुल नया जीनियाती नक्शा, एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। ये पूरा प्रोसेस बुनियादी तौर पर सिर्फ 4 स्टेप्स का है। पहले हम अपना मतलूबा जीन और प्लाज्मिड अलग करते हैं, फिर दोनों को एक ही कैंची से काटते हैं। उसके बाद जीन को प्लाज्मिड के अंदर डालते हैं और आखिर में गोंद से पक्का जोड़ लगा देते हैं। बस। चलें, अब ज़रा इस अमल को तफसील से देखते हैं। तो पहला कदम, हम इंसानी खलिए से वो जीन निकालते हैं जो इंसुलिन बनाता है, और दूसरी तरफ एक बैक्टीरिया से उसका प्लाज्मिड अलग कर लेते हैं। ये दो हमारे बुनियादी अज्जा हो गए। अब यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक इस्तेमाल होती है। एक ही किस्म की मॉलिक्यूलर कैंची से इंसानी जीन को भी काटा जाता है और प्लाज्मिड को भी। इससे होता यह है कि दोनों के कटे हुए सिरे एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर जाते हैं। इन्हें स्टिकी एंड्स कहते हैं, क्योंकि ये कुदरती तौर पर एक दूसरे से चिपकना चाहते हैं। और उन्हीं स्टिकी एंड्स की वजह से इंसानी जीन बिल्कुल सही जगह पर इस कटे हुए प्लाज्मिड के अंदर जाकर फिट हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पजल के दो टुकड़े एक दूसरे के लिए ही बने हों और वो मिल जाते हैं। अब बारी आती है हमारी मॉलिक्यूलर गूंद यानी डीएनए लाइगेज की। वो आकर इस जोड़ को पक्का कर देती है, और बस अब जो ये नई चीज़ हमारे पास बनी है, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी एक ऐसा प्लाज्मिड जिसके अंदर अब एक इंसानी जीन भी शामिल है। हमने कामयाबी से 2 अलग अलग डीएनए को जोड़ दिया है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि ये काम सिर्फ प्लाज्मिड से नहीं होता, वायरस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर वायरस तो कुदरती तौर पर अपना डीएनए दूसरे खुलियों में दाखिल करने के माहिर होते हैं, तो साइंसदान उनकी इस सलाहियत को भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही तरीक़ेकार कारआमद हैं। तो जनाब, हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना लिया, लेकिन अब इसका करना क्या है? अगला मरहला है इसे काम पर लगाना। यानी अब हम एक नन्हे से खुलिये को एक बड़ी सी फैक्ट्री में बदलने वाले हैं।
تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس نئے انجینئرڈ پلازمٹ کو واپس ایک بیکٹیریا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن۔ اب یہ بیکٹیریا ایک طرح سے ہمارے انسانی جین کا نیا میزبان بن گیا ہے۔ اور اب آتا ہے جادو۔ بیکٹیریا کی خاصیت کیا ہے؟ وہ بہت تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اور ہر بار جب وہ تقسیم ہوتے ہیں تو وہ اپنے اندر موجود اس نئے پلازمٹ کی بھی ایک کاپی بنا لیتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں بیکٹیریا کی فوج تیار ہو جاتی ہے، اور ہر ایک کے پاس ہمارے انسانی جین کی ایک کاپی ہوتی ہے۔ ذرا اس تعداد کا اندازہ لگائیے، 1 ارب سے بھی زیادہ۔ صرف ایک بیکٹیریم سے شروع کر کے اربوں کی تعداد میں ایسی زندہ فیکٹریاں بنائی جا سکتی ہیں جو ہمارے لیے انسولین جیسی قیمتی پروٹین تیار کر رہی ہوں۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی پروٹین بنانے کی بات، لیکن سوچے اگر ہمیں پروٹین نہیں بلکہ صرف ڈی این اے کی لاکھوں کاپیاں چاہیے، جیسے کسی کرائم سین سے ملے چھوٹے سے نمونے کی۔ اس کے لیے ایک بالکل الگ لیکن اتنی ہی انقلابی ٹیکنیک ہے جسے کہتے ہیں پی سی آر یا پولیمریز چین ری ایکشن۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے ڈی این اے کی ایک فوٹو کاپی مشین سمجھ لیں۔ یہ بس ایک سادہ سا 3 سٹیپ کا سائیکل ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ گرم کرو تاکہ ڈی این اے الگ ہو، ٹھنڈا کرو تاکہ پرائمر جوڑیں، اور پھر کاپی بناؤ۔ بس یہی چکر چلتا رہتا ہے۔ تو پہلا قدم ہے ڈی نیچریشن، یعنی ڈی این اے کو تقریباً 95 ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جاتا ہے۔ اتنی گرمی سے اس کے دونوں دھاگے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے کسی زپ کو کھول دیا ہو۔ اس کے بعد مکسچر کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس سے پرائمرز یعنی ڈی این اے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ان الگ ہوئے دھاگوں پر اپنی اپنی مخصوص جگہ پر جا کر جڑ جاتے ہیں۔ یہ پرائمرز ایک طرح سے نشاندہی کرتے ہیں کہ کاپی بنانے کا عمل کہاں سے شروع کرنا ہے۔ اور تیسرے اور آخری مرحلے میں ایک خاص انزائم ڈی این اے پولیمریز ان پرائمرز سے کام شروع کرتا ہے اور ہر دھاگے کی ایک نئی مکمل کاپی بنا دیتا ہے۔ تو ایک سائیکل کے آخر میں کیا ہوا؟ ہمارا ڈی این اے ڈبل ہو گیا، اور جب یہی سائیکل 30-40 بار دہرایا جاتا ہے تو ڈی این اے کی ایک کاپی سے اربوں کاپیاں بن جاتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے زندگی کے کوڈ کو کاٹنا، جوڑنا اور اس کی کاپیاں بنانا سیکھ لیا ہے۔ یعنی ہم نے زندگی کی بنیادی ہدایات کو بدلنے کی طاقت حاصل کر لی ہے۔ اس سے ادویات میں تو انقلاب آ گیا، لیکن ساتھ ہی بہت گہرے سوالات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہم زندگی کا کوڈ دوبارہ لکھ سکتے ہیں تو ہمیں آگے کیا لکھنا چاہیے؟